सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुआ था, ठीक है, और उससे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलके किस तरीके से एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट हुआ था। इन तीनों में इन तीनों किस तरीके से एटॉमिक मॉडल को डेवलप करता है, तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरीके से हुआ था, ठीक है, और कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे और किस तरीके से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि हाँ ये इक्वल्स टू दिस, ये इक्वल्स टू दिस, वो हम जानेंगे। एट द सेम टाइम ये भी जानेंगे कि एटॉमिक मॉडल में एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये क्यों होता है, क्यों, और ये किस तरीके से साइंटिस्ट को पता चला, क्या डायरेक्टली पता चला या फिर क्या कोई और एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि फेल हुआ था, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया वो फेल हुआ, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके वो आया था। अगर हमें ये समझ में आ गया तो फ्यूचर में जो भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे ना, तब आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ कि किस तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ था। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बस टाइम वेस्ट होगा मेरा। मैं बस ये बताऊंगा कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन मिला था। गॉट इट? तो अकॉर्डिंग टू दिस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, एक ऐसे इस तरीके से ट्यूब लिया गया, ठीक है, और इस ट्यूब में एक कैथोड एक एनोड ऐड किया गया, और इस ट्यूब में नॉट ओनली दैट एक वाल्व है यहाँ पे, और इस वाल्व के थ्रू हम ट्यूब में गैस भर सकते हैं, नहीं तो गैस निकल सकता है, ठीक है, एक वाल्व में। तो यहाँ पे मेरा एक कैथोड है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक एनोड है। तो कैथोड मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट होता है। अब इस कैथोड और एनोड को अगर आप किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, या फिर मान लो कोई कैथोड को क्या करोगे आप, कैथोड को आप हायर वोल्टेज पे रखोगे, एनोड को आप लोअर वोल्टेज पे रखोगे, तो क्या होंगे, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट मतलब क्या होता है, कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल शायद होंगे, जिसके लिए कैथोड क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। और पॉजिटिवली चार्ज एनोड मतलब क्या, हम ऐसा सोच सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज मीन्स यहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है। अभी तक इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ, अभी होगा, तो इसलिए हम इसको नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें जब इसको हायर वोल्टेज पे रखा गया, हायर वोल्टेज, और इसको लोअर वोल्टेज पे रखा गया, एनोड को लोअर वोल्टेज, और इस सिस्टम में हमने क्या किया, ऐसे हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो सिंपल क्या होगा, देखो सिंपली ये जो कैथोड है, जब आप इसको हायर वोल्टेज पे रखोगे, इसको लोअर वोल्टेज पे रखोगे, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल छोड़ना स्टार्ट करेगा, और वो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल सीधा जाएगा, लीनियर, किस तरीके से जाएगा, सीधा लाइन बराबर जाएगा, लाइन सीधा लाइन पर, ओके, लीनियर वे में जाएगा, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन जाके यहाँ पे ये जो एनोड के पीछे जो चेंबर है ना, यहाँ पे जाके ग्रीन कलर का एक इमेज क्रिएट करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, और क्वेश्चन अराइज होता है एनोड की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, तो इसीलिए ये जा रहा है। तो इस पार्टिकल का जो नाम दिया गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो था इलेक्ट्रॉन। सिंपल वे में मैंने आपको बताया, ये जो पार्टिकल था ना, वो इस पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। थॉमसन कब, 1897 में, परफेक्ट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो चुका था, उसके बाद थॉमसन ने और कुछ कैलकुलेशन किए। क्या क्या कैलकुलेशंस, देखो हमें बस इलेक्ट्रॉन मिला है, इसका चार्ज क्या है, मास क्या है, कुछ नहीं मिला अभी तक। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए, जो कैलकुलेशन था थॉमसन, उन्होंने
इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास, लाइक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो वैल्यू है ना चार्ज डिवाइडेड बाई मास, इसका वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया। बस मास कैलकुलेट नहीं किया, बस चार्ज कैलकुलेट नहीं किया, उन्होंने क्या किया, बस ये रेशियो कैलकुलेट किया, इंडिविजुअली मास या चार्ज कैलकुलेट नहीं किया। क्लियर हो गया? तो जो वैल्यू मिला उन्हें वो था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। ओके, ये क्या हुआ, ये सीजीएस में वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू किस में है, सीजीएस में। अगर इसी वैल्यू को आप एसआई में कन्वर्ट करोगे तो मिलेंगे क्या, 1.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। गॉट इट? तो इस तरीके से इन्होंने चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन उन्होंने कैलकुलेट किया। उन्होंने फर्स्ट ये पार्ट कैलकुलेट किया, लेकिन अभी भी हमें ये पता नहीं है कि इसका चार्ज का वैल्यू क्या है, मास का वैल्यू क्या है। ओके, और ये जो कैलकुलेशन इन्होंने किया, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रख के उन्होंने किया। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मेटेरियल चेंज कर दिया, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रखा, फिर वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन गैस रखा। उन्होंने हर बार एक चीज़ नोटिस किया, हम कोई भी गैस यहाँ पे रखे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट डजंट मैटर, हमें E/m का वैल्यू सेम ही मिल रहा है हमेशा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी गैस हम लेंगे उसमें एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी होगा, नाइट्रोजन में भी होगा, ऑक्सीजन में भी होगा, और कोई और अदर गैस लेंगे उसमें भी होगा। तो उन्होंने गैस क्यों लिया, क्योंकि देखो उनको थोड़ी पता था कि ये जो एनोड से कैथोड से जो रेस निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही है, नहीं पता था उनको पता था कि नेगेटिवली चार्ज कुछ निकलेगा, और जो निकल रहा है ना इस या कैथोड से इस तरफ जा रहा है उसको उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस, इसलिए इसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसका नाम दिया क्या, कैथोड रे, कैथोड रे। ओके, और ये कैथोड रे क्या कर रहा है, जो भी गैस आप ले रहे हो उस गैस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। अगर हाइड्रोजन गैस लिया तो हाइड्रोजन गैस के साथ इंटरैक्ट करेगा, ऑक्सीजन लिया ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा। जब भी वो इंटरैक्ट कर रहा है उस गैस से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल के कहाँ जाएगा बताओ, डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास, मतलब एनोड के पास, और वो जाके सीधा एनोड पे जा रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने देखा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है एनोड पे, मतलब हम कोई भी गैस यूज करें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, मतलब हम कोई भी एटम ले ले, दैट डजंट मैटर, हमेशा हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जितना चार्ज, जितना उसका मास और चार्ज, उनका रेशियो उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया। इसमें नहीं जा रहा हूँ मैं किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया, उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट सेटअप था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने बस ये कैलकुलेशन किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने, लेकिन ये बात याद रखना है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है या फिर मास का, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, उन्होंने बस ये रेशियो कैलकुलेट किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलीकैन। तो मिलीकैन ने क्या किया, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, मिलीकैन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो था -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब एसआई यूनिट में, और अगर आप सीजीएस में देखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -4.8 इंटू 10⁻10 ESU, ये सीजीएस में। ओके, तो मिलीकैन ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। तो हमें E/m का वैल्यू पता है, कितना है, दिस वन। अगर सीरीज में लिखे, मतलब ग्राम से लिखे तो दिस वन 1.76 10⁸, 1.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। हमें E का वैल्यू पता है, एसआई में अगर पुट कर दे तो दिस वैल्यूज, ओके, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, राइट। हमें ये वैल्यू भी पता है, हमें ये वैल्यू पता है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड मतलब किस तरीके से करें, मान लो देयरफॉर अगर हम ऐसा करें E डिवाइडेड बाई E/m,
अगर हम ये कर दे क्या मिलेगा, हमें m मिलेगा ना। और उन्होंने जब ये वैल्यू पुट किया तो उनको पूरा का पूरा वैल्यू मिल चुका था। किस तरीके से मिल चुका था, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है यहाँ पे ई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब है। और ये वैल्यू पुट कर E/m का वैल्यू जो जे थॉमसन ने निकाले थे। तो यहाँ पे 1.76 इंटू 10⁸ कूलॉम्ब पर मीटर, कूलॉम्ब पर ग्राम। अब देखो मास जब हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज का साइन थोड़ी लेंगे, चार्ज का साइन को इग्नोर कर दो, क्योंकि मास में चार्ज का साइन क्या करेगा, राइट। इसलिए चार्ज का साइन को इग्नोर कर दो, चार्ज को लो बस। अगर आपने यह पुट कर दिया तो क्या होंगे, कूलॉम्ब कूलॉम्ब कट, तो ये ग्राम ऊपर जाएगा। तो आपको अगर कैलकुलेशन पूरा करोगे आपको मिलेंगे 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एंड ये मिल गया आपको सीजीएस में वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो। ओके, सिमिलरली अगर आप इसको एसआई में कन्वर्ट करोगे आपको मिलेंगे 9.11 इंटू 10⁻31 kg, अगर आपने एसआई में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यूज याद रखना, ये सारे वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, आकाश क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ पे कौन कौन सा गैस रहेगा। मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो भी गैस आप रखोगे उस गैस में क्या है, अगर मान लो आपने ऑक्सीजन गैस को रखा, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस में क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब ये रे कैथोड रे जो है वो आके उस ऑक्सीजन एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन एटम उस कैथोड रे के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि आपके पास कोई कैथोड रे का फ्लो हो रहा है, आपने कुछ रख दिया, तो क्या होगा वहां पे, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, कैथोड रे का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज दे विल रिपेल इच अदर, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसको धक्का मार के भगा देगा उस एटम से। तो अगर ऑक्सीजन एटम था, ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन भाग गया, भाग के कहाँ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है वो प्लेट में जाएगा, यस, उस प्लेट में जाएगा। तो प्लेट में जाके वहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुए, लाइक दैट, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन एटम रखो, हाइड्रोजन रखो, नाइट्रोजन रखो, दैट डजंट मैटर, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हर एक एटम के साथ ये जो कैथोड रे होगा वो इंटरेक्ट करेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन को भगा देगा। तो मुझे थोड़ी पता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, नहीं पता है। तो क्या पता है मुझे कि जो नेगेटिवली चार्ज रे आ रहा है वो एक और नेगेटिवली चार्ज रे को जनरेट कर रहा है इस गैस से, जो गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक टाइम पे एक ही गैस लेना है आपको। तो मान लो पहले हाइड्रोजन को लिया, एक्सपेरिमेंट को देखा, आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, E/m का वैल्यू निकाला, ये वैल्यू मिल रहा है। कोई दूसरा गैस लिया, सेम वैल्यू मिल रहा है, तीसरा गैस लिया, सेम वैल्यू मिल रहा है। इस तरीके से ये काम करेगा, सेम वैल्यू मिलेगा हमेशा E/m का वैल्यू, क्योंकि हर बार आपको जो मिल रहा है, जो निकल रहा है और जो एनोड में जा रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन में भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में भी प्रेजेंट है। तो थोड़ी आपको अलग अलग E/m वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो इलेक्ट्रॉन का ही है, तो क्यों अलग वैल्यू मिलेंगे। समझ में आ गया। अभी आना है प्रोटॉन में, ठीक है। उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कब किस साल में किया गया था। तो 1886 में किया गया था। और जो एक्सपेरिमेंट का नाम था क्या, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नंबर 2 एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, देखो, ये एक सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्यूब लेंगे हम, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ ट्यूब लिए हैं हम। अब इस ट्यूब में आपने क्या किया, एक कैथोड एक एनोड लगा दिया, ठीक है। तो एनोड मतलब ये मान लो ये आपका एनोड है, ये मान लो आपका कैथोड है। एनोड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट एंड कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, ओके। फिर इनको क्या किया, एक वोल्टेज डिफरेंस में आपने रख दिया इसको, ओके। अभी अगर आप इसको अच्छे से नोट करोगे तो इसमें इस पार्टिकुलर केस में क्या होगा, तो आपका जो कैथोड होगा ना, उस कैथोड को आपने थोड़ा सा चेंज किया। पता है किस तरीके से, ये जो कैथोड है ना, इसको थोड़ा सा मैं आगे लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ इसको मैं इस तरीके से, और इस तरीके से गोल प्लेट की तरह इसको बना देता हूँ मैं, प्लेट। और इस प्लेट में छोटा छोटा होल है कुछ कुछ,
समझ में आ गया? ये सारे क्या है, छोटे छोटे होल्स है। तो क्या होंगे, इस होल में से कुछ पार्टिकल्स मूव कर सकता है, इतना छोटा, इतना होल है, इस तरीके का होल है कैथोड में। तो ये हमारा क्या है, कैथोड, ये एनोड है, ये हमारा कैथोड है, जो कि मुझे यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लिखना चाहिए, देन इट वुड बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी इस चेंबर में हमने फिर से हाइड्रोजन गैस को रखा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम रहता है, राइट। अब हाइड्रोजन एटम आपके पास प्रेजेंट है इस चेंबर में। गुड, मैं इस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ओके, जो हाइड्रोजन एटम इस चेंबर में प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे रखा। अब जब यहाँ पे वोल्टेज क्रिएशन होंगे, जब भी अब यहाँ से मैं वोल्टेज क्रिएशन करूंगा तो क्या होंगे, देखो आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एनोड से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भाग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। एनोड से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नहीं जाता है, राइट। तो एज यहाँ पे कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नहीं जाता है, तो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता ही नहीं है। जैसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम हो रहा है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था कैथोड रे। कैथोड रे मतलब नेगेटिवली चार्ज रे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जा रहा था। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे भी सेम होंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ना प्रेजेंट, उस हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जब हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करेगा, क्या होगा, ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एटम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से भाग जाएगा, भाग के क्या बनाएगा, H+ बना देगा। और जो H+ बन रहा है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। यहाँ पे ये एनोड है मतलब पॉजिटिव प्लेट, ये कैथोड है मतलब नेगेटिव प्लेट। तो जो H+ बन रहा है इस कॉलिजन के बाद, इस इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन एटम का कॉलिजन के बाद जो H+ बन रहा है, वो H+ अब क्या करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा डेफिनेटली। और जब ये मूव करेगा क्या होगा, देखो ये H+ ये जो कैथोड में छोटे छोटे होल्स है ना, उस होल्स के थ्रू मूव करने लग जाएगा, ठीक है, होल्स मूव करने लग जाएगा। जब ये मूव करने लग जाएगा, ये एक रेस की तरह बिहेव करेगा। तो जा कौन रहा है, H+, कहाँ पे, हाइड्रोजन गैस पहले था, वहां से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन भाग गया बिकॉज ऑफ दिस कॉलिजन। इस इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन एटम का कॉलिजन हुआ, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, छोड़ के बन गया H+। कहाँ पे जाएगा, कैटायन है, कैथोड में जाएगा। तो कैथोड में जाते वक्त यहाँ पे जो कैथोड के छोटे छोटे होल्स है ना, उस होल से बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगा, लीनियरली। किस तरीके से, लीनियरली जाएगा, ठीक है, ये लीनियरली जाएगा थोड़ा सा। जब ये लीनियरली जाएगा तो एटलीस्ट होल से पास करके यहाँ पे आके वो सारे कैथोड रहेगा, सारे H+ आयन रहेगा। अच्छा, H+ का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन भाग चुका है तो बचेगा क्या, डेफिनेटली एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्या, कौन हो सकता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन भाग गया ना ऑलरेडी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो था वो तो भाग गया। अब या इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए तो ये मूव कर रहा है इस तरफ। सोचो, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये क्वेश्चन का आंसर देना था साइंटिस्ट को। तो वो हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, तब हाइड्रोजन को मिला पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को छोड़ के भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था। जब हम हाइड्रोजन गैस को रख रहे थे तब वो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जब भी हमने इसको साथ इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन करवाया, तब हाइड्रोजन एटम से एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल चुका है, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो इस डायरेक्शन पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एनोड प्रेजेंट है। और निकलने के बाद जो H+ क्रिएट हो रहा है वो जा रहा है कैथोड की तरफ, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था इस एटम में, उतना ज़्यादा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट था। जितना ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट था, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट था, दोनों का नंबर इक्वल था, दोनों का क्वांटिटी इक्वल था, इसलिए पहले वो मूव नहीं कर रहा था हाइड्रोजन गैस के वक्त। जब हमने उसको H+ बना दिया कॉलिजन के थ्रू,
तब वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हट चुका है और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा कैथोड पे, सिंपली। ठीक है, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब जो H प्लस है उसका जो मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन पे उसको हम बोलेंगे कैनाल रे, कैनाल रे और एनोड रे, क्योंकि वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। मान लो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वो भी तो मूव करेगा ना इस डायरेक्शन पे H प्लस बनने के बाद, तो एनोड से इट इज लुकिंग लाइक कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम है एनोड रे, और कैथोड की तरफ जा रहा है इसको, इसलिए हम इसको बोलेंगे कैनाल रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैनाल रे भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करना टफ है, बट आप बस समझ जाओ क्या है ओवरऑल। पिक्चर ड्रॉ मत करो या फिर रफली करो बट समझ जाओ क्या हो रहा है। ठीक है, और जो कैनाल रे, जो एनोड रे मतलब जो H प्लस आयन जा रहा है उसका पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये समझा गया। उसका पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका नाम दिया गया व्हाट, प्रोटॉन। तो इस तरीके से एनोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोटॉन का हुआ आविष्कार। क्लियर हुआ तो सी लिख दो, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1886 में, मतलब इलेक्ट्रॉन के भी आविष्कार करना होने से पहले 1886 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहाँ पे प्रोटॉन का आविष्कार हुआ था। इसीलिए मैंने कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, मैंने बोला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ ही नहीं था 1886 में, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। ठीक है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उस टाइम पे इसका ये जो चेम्बर, इस तरीके का चेम्बर, इस तरीके से कैथोड, इस तरीके का एनोड, ये सेटअप करना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पे। बट हाँ, किया गया था और इस तरीके से प्रोटॉन का आविष्कार किया गया था। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैलकुलेशन किया, सिमिलरली प्रोटॉन के लिए भी सेम कैलकुलेशन किया गया। क्या कैलकुलेशन किया गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट देखो सेम टू सेम है, एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे भी सिमिलरली प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन का E/m रेशियो निकाला गया एक्सपेरिमेंट से। ओके, और वो निकला 9.54 × 10⁴ कूलॉम पर ग्राम। ओके, कूलॉम पर ग्राम। सिमिलरली उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ, याद रखना ये E मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, E मतलब चार्ज है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ, E मतलब क्या है, चार्ज है। तो प्रोटॉन का E/m, चार्ज बाय मास रेशियो, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, E मतलब चार्ज। ओके, ये जो चार्ज किया गया, चार्ज प्रोटॉन का कैलकुलेट किया गया था, वो था +1.602 × 10⁻19 कूलॉम, एंड दैट इज इक्वल टू +4.8 × 10⁻10 ESU। इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया ना कि जितना चार्ज्ड प्रोटॉन है सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी है। देखो, बस साइन अलग अलग है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन वैल्यू हमें सेम मिला, चार्ज का वैल्यू हमें सेम मिला, बस चार्ज पॉजिटिव है। देखो, गॉट इट। नेक्स्ट, अब जब ये मिल चुका है और ये मिल चुका है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन का मास निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ प्रोटॉन बाय टेकिंग दिस टू रेशियो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू ले रहा हूँ, ये वैल्यू ले रहा हूँ, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.602 × 10⁻19 कूलॉम, और यहाँ पे 9.54 × 10⁴ कूलॉम पर ग्राम। ओके, उसके बाद अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगे वो होंगे 1.67, ओके, 1.6725 × 10⁻24 ग्राम। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन का मास। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है। अब
साइंटिस्ट ने और डीप में जाना चाहा और उन्होंने कैलकुलेशन किया रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और रेडियस निकल के आया पता है कितना, देखो 1.2 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, मतलब बहुत बहुत कम, आर्मस्ट्रांग से भी कम, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने साइंटिस्ट गोल्डस्टेन ये प्रोटॉन का पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप और लाइक ऑल कैलकुलेशंस किए। ओके, ग्रेट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब हमने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर लिया, प्रोटॉन का आविष्कार कर लिया, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 1920 में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक और पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में प्रपोज किया 1920 में, ठीक है। उन्होंने, किसने प्रपोज किया, रदरफोर्ड ने एक और फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में प्रपोज किया, और रदरफोर्ड प्रपोज्ड, और वो फंडामेंटल पार्टिकल क्या था, एक न्यूट्रल पार्टिकल था। देखो उन्होंने बस प्रपोज किया, मैं बता रहा हूं, उन्होंने बस प्रपोज किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिए, बस प्रपोज किया। कब, 1920 में। अब 1920 के बाद 1932 में उनका ही स्टूडेंट, रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट जिनका नाम था सैडविक, वो आए और उन्होंने आविष्कार किया किसका, न्यूट्रॉन का। आप पूछोगे किस तरीके से डिस्कवर किया, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जिसको हम सैडविक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट का कोई नाम नहीं है। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम का प्लेट लिए, बेरिलियम एंड 49, ये हमारा बेरिलियम सिस्टम है, वो बेरिलियम का प्लेट लिए उन्होंने, प्लेट इस तरीके का प्लेट लिए, ओके। इस बेरिलियम के प्लेट में उन्होंने क्या किया, हीलियम, आई मीन अल्फा जो पार्टिकल होता है, जैसे 4 हीलियम 2+, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, ठीक है, इस अल्फा पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, आपको पता है ऑलरेडी। इस अल्फा पार्टिकल के साथ इसका कॉलिजन करवाया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ये प्लेट। तो इन्होंने जब ये प्लेट में अल्फा पार्टिकल का कॉलिजन करवाया इस तरीके से, उनको क्या मिले पता है आपको, उनको जो रिजल्ट मिला वो मिला ये, उनको एक और न्यूक्लाइड मिला, उनको एक और एटम मिला, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ना, कि अल्फा पार्टिकल से आप रिएक्ट कर रहे हो, ये अल्फा पार्टिकल क्या है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ना अल्फा पार्टिकल, और ये प्लेट में सब जब इंटरेक्ट करेगा बहुत फास्ट, बॉम्बार्डमेंट अगर आप करोगे, बॉम्बार्डमेंट मतलब क्या, बहुत फास्ट इसको लेके आके इसके साथ कॉलिजन करवाना होता है इस प्लेट में, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे इस रिएक्शन के थ्रू, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 13C6 प्लस, ओके, इट्स नॉट 13C6, इट 12C6, ये क्या कार्बन है, इसके साथ एक ये पार्टिकल मिलेगा। देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मास 9 + 4 13, 12 + 1 13 इक्वल करना है, 4 + 2 6, 6 + 0 6 इक्वल करना होता है। ये क्या है, 2+ क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भाग चुका है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये प्रोटॉन है, ये मास नंबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं करना, इसलिए इसका कुछ नहीं करना, तो दोनों साइड इक्वल है। तो आपको जो मिला है वो एक कार्बन का आइसोटोप मिला है, लाइक C12 जो नेचुरल कार्बन होता है, जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, जो नेचर में प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और एट द सेम टाइम आपको मिला एक न्यू पार्टिकल, और इस पार्टिकल को अगर जब उन्होंने एनालाइज किया, उनको देखा ये पार्टिकल एक न्यूट्रल पार्टिकल है, कहाँ से जनरेट हुआ, एटम के टूटने से जनरेट हुआ, मतलब ये पार्टिकल एटम में ही प्रेजेंट था, मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम में प्रेजेंट होता है। और ये न्यूट्रल क्यों होना इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड क्यों बोला ये न्यूट्रल है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मिल चुका था, हमें प्रोटॉन का चार्ज पता था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था, और दोनों क्या था, ऑपोजिट था, इक्वल था, इसलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल था, ओवरऑल मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल था। इसलिए बस हाइड्रोजन गैस को जब आप रखोगे इसमें तब वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन करवाओगे तब हाइड्रोजन टूट के और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, तब वो कुछ करेगा, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही हमें न्यूट्रलिटी तो मिल रहा है, लेकिन रदरफोर्ड ने प्रपोज किया कि नहीं, एक और पार्टिकल प्रेजेंट है, और वो एक और पार्टिकल क्या है, वो है न्यूट्रॉन,
जिन्होंने किन्होंने आविष्कार किया, रदरफोर्ड के स्टूडेंट सैडविक ने। ओके, तो दैट्स ऑल कि इस तरीके से उन्होंने 12C6 का आविष्कार किया और एक न्यूट्रॉन जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, अब जब उन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया तो इसका तो मास, चार्ज सब कुछ कैलकुलेट करना होगा उनको, तो उन्होंने इसका मास कैलकुलेट किया। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छे से नोट करना, ये 1.675। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.6725। सो 675 एंड 6725 मतलब बहुत पास है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है ना बहुत पास है, लेकिन कौन ज्यादा हेवी होगा, 1.6725 या फिर 1.675? डेफिनेटली न्यूट्रॉन ज्यादा हेवी होगा। ठीक है ना, ग्रेट। फिर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इट इज 0 बिकॉज न्यूट्रल है ये। सिमिलरली अगर हमने E/m रेशियो उन्होंने जब निकाल लिया, उसका वैल्यू क्या आया, लाइक 0 0 या 0। ठीक है, फिर मान लो उन्होंने क्या किया, रेडियस भी निकाला न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का भी रेडियस निकाल लिया उन्होंने। न्यूट्रॉन का रेडियस क्या है, 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। मतलब मोरलेस सेम है। देखो इसका रेडियस और प्रोटॉन का रेडियस देख लो, 1.2 10⁻13 -13 1.2 10⁻13। मतलब इतना डिफरेंस नहीं है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। डिफरेंस कहाँ पे, बस चार्ज में डिफरेंस है, मास में भी इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको आप डिवाइड कर सकते हो। आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लाइक 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1/1839 मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो कितना कम, 1837 1839, और ये इतना कम डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये 1.675 है, दूसरा वाला 1.6725 है। ओके, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, एक प्रोटॉन का मास ये होता है। तो हमें तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम फॉर्म करेगा वो हमें मिल चुका है। अभी हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है SI में, या फिर -4.8 इंटू 10⁻10 ESC होता है CGS में। यू नो दिस। लेकिन जब हम जनरली आप करते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, आप बोलते हो ना। तो ये -1 क्यों लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसीलिए -1 लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये जो वैल्यूज है CGS SI में, इसको हम एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, एज ए स्टैंडर्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा ना वो लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है, लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है, लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर मान लो पूरे यूनिवर्स में या फिर पूरे दुनिया में जहां पे भी आपको नेगेटिव चार्ज मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो है उसका लाइक इंटीग्रल मल्टीप्लाई होंगे। इंटीग्रल मल्टीप्लाई मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मान लो E है तो उसका चार्ज क्या होंगे, आइदर E होंगे, नहीं तो 2E 3E 4E 5E इस तरीके से होंगे। उसका चार्ज कभी भी 1.5E नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है तो उसका चार्ज या तो 2E होगा, नहीं तो 3E होगा, 4E होगा, 6E होगा, 5E होगा, 7E होगा एंड डॉट डॉट। कभी भी उसका चार्ज ये नहीं हो सकता 2.2E, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो चार्ज है ना ये इलेक्ट्रॉन का एक लाइक लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है। तो जहां पे भी आपको नेगेटिव चार्ज मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन का ही नेगेटिव चार्ज का मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। ओके, क्लियर। तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसलिए इसको एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है। गॉट इट, इसलिए हम इसका चार्ज लेते हैं -1। इज दैट क्लियर? इफ इट इज क्लियर राइट सी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ हमने
इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर लिया, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का आविष्कार कर लिया, उसके पीछे थ्योरी क्या था, उसका मास क्या था, हर एक चीज आविष्कार कर लिया, हर एक चीज हमने जान लिया। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम जाने क्यों, क्वेश्चन अराइज ये होता है। हमने इसलिए जाना क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मिला के क्या डेवलप कर रहा है, एक एटम को डेवलप कर रहा है। इसलिए तो हमने इतना मेहनत की है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पे है, एटम में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने ये सोचा था ना एटम में क्या क्या प्रेजेंट है, हमें मिल चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लाइक 50 to 60 ईयर्स लग गए पूरा डेवलप करने में। सोचो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मतलब एटम में क्या था वो जानने में टोटल 50 to 60 ईयर्स लग चुके थे तब। ओके, नाउ अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद हमें पता है एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। एटम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता किस तरीके से प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पे प्रोटॉन होता है, कहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। बहुत कॉन्फिडेंट थे और मैंने इलेक्ट्रॉन आविष्कार किया हुआ है बोले तो मैं अभी थॉमसन का, अब मैं एटॉमिक मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। तो थॉमसन आए क्या लेके, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन आए थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल लेके। ओके, अब इन्होंने बोला एक एटम क्या होता है, एक एटम एक स्फेरिकल स्फीयर होता है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्फीयर। ओके, एक यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्फीयर, स्फेरिकल स्फीयर। और इसमें, इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्फीयर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आपको ऑलरेडी पता है। और एक इसके साथ साथ, एकदम इसके साथ साथ एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहेगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है एटम पे न्यूट्रल होता है, तो किस तरीके से न्यूट्रल होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से फिर से पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से पेयर्ड अप कंडीशन में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एटम में प्रेजेंट होगा। और उन्होंने बोला ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक एटम में इस तरीके से एक पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस फोर्स के थ्रू अट्रैक्टेड होता है, क्योंकि तब तक तो मैक्सवेल्स फैराडेस लॉ आविष्कार हो चुका था, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कंसेप्ट था ऑलरेडी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, तो थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स के थ्रू वो यहां पे प्रेजेंट होंगे, राइट, एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। लेकिन अगर ये थ्योरी, ये एटॉमिक मॉडल करेक्ट है, लेकिन कुछ फेनोमेना है जो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि एक्सपेरिमेंट से हमें मिल रहा था फर्स्ट फेनोमेना जो था आयोनाइजेशन ऑफ एटम, आयोनाइजेशन ऑफ एटम। तो क्या था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, अगर हमने इसको आयोनाइज किया, आयोनाइज करना चाहिए, क्योंकि एटम का तो आयोनाइज होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है आराम से, राइट, एटम से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, ठीक है, ये भी मान रहा हूं मैं अकेला रहेगा यहाँ पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन मान लो आयोनाइजेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन अकेला रहेगा, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। अभी जब हम आयोनाइज करते हैं तब हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकल जाता है, कभी प्रोटॉन नहीं निकलता। अगर ये मॉडल करेक्ट है तो प्रोटॉन भी तो निकलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरीके से प्रेजेंट है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब आयोनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन निकल चुका है, ऐसा नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। ऐसा क्यों? तो ये आयोनाइजेशन ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट था जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, मान लो आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बहुत सारा ही इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और कॉलिजन करेगा किसके साथ, दोनों के साथ,
अगर दोनों के साथ कॉलिजन करेगा तो ऐसा तो हो सकता है ना, बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी निकलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी निकलना चाहिए इस सिस्टम से, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब भी ओनली इलेक्ट्रॉन रिलीजेस फ्रॉम द सिस्टम, ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द एटम। ये क्यों है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब ये मॉडल गलत है, मतलब जिस होप लेके थॉमसन आए थे वो होप फेल हो चुका उनका। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर लिख दो एक बार, सी लिख दो, समझ में आ गया तो अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से क्या क्या मॉडल डेवलप हुए और किस तरीके से आपको एटॉमिक मॉडल मिल रहा था। तो पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ, अब वो किस तरीके से एटम में प्रेजेंट है वो आविष्कार करना है हमें। ठीक है ना? अभी इसके थॉमसन के बाद जो पहले हमने बात किए थे रदरफोर्ड, जिन्होंने एक साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर दिए थे सैडविक को। रदरफोर्ड बहुत टैलेंटेड प्रोफेसर थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्रोफेसर थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर से वापस आ गए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट ही है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और इस एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में किया क्या उन्होंने, मैं सिंपली समझाऊंगा आपको। तो ये एक अल्फा रे सोर्स है, जहाँ से अल्फा रे निकलेगा, ठीक है, ये एक मान लो अल्फा रे सोर्स है। तो यहाँ से होके मैं अल्फा रे को एक गोल्ड फॉयल के ऊपर डाल रहा हूँ, मैं बहुत सिंपली कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपली पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो आपका गोल्ड फॉयल है, ये आपका गोल्ड फॉयल है, ओके। इस गोल्ड फॉयल के ऊपर मैंने अल्फा रे को फेंका। अच्छा, गोल्ड फॉयल किससे बना होता है, गोल्ड एटम से, राइट। गोल्ड एटम मतलब बहुत सारा गोल्ड एटम। तो मान लो मैंने एक फॉयल, मतलब क्या होता है, बहुत पतला लेयर होता है, ये क्या है, गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल मतलब बहुत पतला फॉयल, बहुत ही पतला वाला फॉयल होता है, बहुत, इसका जो विड्थ होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो मतलब मान लो मैंने ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल में क्या होगा, गोल्ड एटम होगा, वो एटम इस तरीके से मान लो रहेगा, एक एटम, दूसरा एटम, मुझे नहीं पता किस तरीके से रहता है, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एटम का स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता, बस मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये गोल्ड फॉयल है आपका, ठीक है, यहाँ पे एटम इस तरीके से प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता कि गोल होता है एटम, ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता कि एटम गोल होता है, बस मैंने ड्रॉ किया, बस ऐसे ही, ठीक है। अब जब रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट किया और गोल्ड फॉयल पे अल्फा रे को फेंका, और इसमें क्या किया उन्होंने, यहाँ पे एक ऐसे लेयर लगा दिए, जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, ZnS का, लाइक क्या बोलते हैं इसको, आई फॉरगॉट द नेम, व्हाट इज दैट, इट्स जस्ट फिल्म, ZnS फिल्म, लेट इट गो, इट्स जस्ट अ फिल्म, ओके। तो इस फिल्म में ZnS का एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी ये अल्फा पार्टिकल इसमें साथ कोलाइड करेगा, इसमें गोल्ड फॉयल के साथ कोलाइड करेगा, इन्होंने नोटिस किया एक चीज़ है, वो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अल्फा रेस है वो सीधा जा रहा है और निकल रहा है, खाली कुछ नहीं कर रहा है, सीधा जिस रोड से आया था, जिस गली से आया था, उसी गली से निकल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम दिखाने के लिए मैंने ट्रीन ड्रॉ किया यहाँ पे, और तो ड्रॉ नहीं कर सकना, पिक्चर बहुत गंदा हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, यस, गोल्ड फॉयल है, शिफ्ट कर दिया मैंने। उसके बाद कुछ देख रहे, बहुत कम नंबर के इसमें, एक कम नंबर को मैं एक एरो से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। और इस केस में भी इधर इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, मतलब इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है। इसके बाद और बहुत कम नंबर, ये क्या हो रहा है, वापस आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, तीन चीजें नोटिस किया, यस, फोटोग्राफिक प्लेट, गुड, ये क्या बोलते हैं इसको, फोटोग्राफिक प्लेट, ZnS फिल्म और फोटोग्राफिक प्लेट, यस, थैंक यू सो मच गुरुपद, यस, थैंक यू, फोटोग्राफिक प्लेट। मैं बात करता हूँ फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में, एक रियल एग्जांपल देता हूँ आपको। तो देखो,
ये आया, इसके साथ इसमें गया, जब ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे, ये क्या है हमारा अल्फा रे है, अल्फा रे क्या किया, सीधा इसके साथ कॉलिजन किया। कॉलिजन करने के बाद एक ये देखा जा रहा है कि जिस रोड से आया था, जिस लाइन से आया था, उसी लाइन के बराबर ये निकल रहा है, मतलब 180 डिग्री स्कैटरिंग हो रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा इसका, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री स्कैटरिंग हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। स्कैटरिंग हो रहा है मतलब अगर मान लो ये मेरा गोल्ड फॉइल का एटम से, गोल्ड फॉइल किससे बना, गोल्ड एटम से, अगर वो मेरा एटम है तो एटम ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से अगर निकल जाएगा तो मैं बोलूंगा ना कि अगर इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, यही बोलूंगा मैं। सिमिलरली इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो कोई भी पार्टिकल नहीं है, इसलिए तो सीधा जा रहा है ना, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि एटम में नंबर 1 कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द place, most of the area of an atom is vacant। क्या मैं बोल सकता हूं? यस डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं, राइट। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये मूवमेंट इस तरीके से क्यों हो रहा है। ये मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है इसलिए क्योंकि मान लो अब मैं थोड़ा थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जान रहा हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम किस तरीके का दिखता है, तो एक एटम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एरिया खाली होता है, ग्रेट। और ये अल्फा रे क्या होता है आपको पता है, अल्फा रे मतलब हीलियम 2+ मतलब पॉजिटिवली चार्ज एक रे पार्टिकल होता है अल्फा रे, राइट। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा, आके एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, राइट। मैंने मुझे बताया एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो ये मैंने अल्फा पार्टिकल छोड़ा जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ क्यों मूव करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है तब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। जब वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। इस तरीके से, इसीलिए मुझे ये और ये लाइन मिल रहा है, राइट। और ये लाइन क्यों मिल रहा है, और लेकिन इसका नंबर बहुत कम है, कम नंबर इसलिए मैंने 1 से दिखाया, ठीक है। 3 मतलब बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम एरिया खाली है, मोस्ट ऑफ द एरिया खाली है, इसलिए मैंने 3 दिखाया। अब ये क्यों मिल रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये जब जाएगा, देखा जा रहा है कि बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा रे मतलब अल्फा पार्टिकल आके सीधा जा रहा है और कॉलिजन करके सीधा वापस आ रहा है। वापस मतलब इस तरफ भी आएगा कुछ कुछ, बट मैक्सिमम इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से क्यों आएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, और जाने के बाद हो सकता है कि ये इस एटम को हिला के रख दे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। वो क्या कर रहा है, एटम के जो हीलियम 2+ है वो धक्का खा के वापस आ रहा है इस तरह। मतलब इससे ज़्यादा मास इस गोल्ड फॉइल के एटम का पॉजिटिव पार्ट का है, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव चार्ज है। एटम के जो सेंट्रल पार्ट है वो, उसका भी, एटम का जो एक पार्ट होता है, एक एटम के पास एक पार्ट होता है जो होता है एक पॉजिटिव पार्ट। उस पॉजिटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट दोनों मिलके, दोनों के साथ, दोनों के बीच में कॉलिजन जब होगा तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। रिपल्शन के लिए ये इसको वापस भेज रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ है। लेकिन इसका नंबर बहुत कम है, इसका मतलब एटम में इसका नंबर कम है, मतलब क्या, इसका नंबर कम है, इसका नंबर भी कम है, इसका नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, ज़्यादा नंबर मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया इज वैकेंट। सेकेंड कंक्लूजन ये है कि एक एटम में एक पॉजिटिव सेंटर होता है, एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है। उस सेंटर में अल्फा रे जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल छोड़ता है, अल्फा पार्टिकल कोलाइड करके
अल्फा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करके वापस आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है। नॉट ओनली दैट इसमें इस सिस्टम में डिफरेंट जगह पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस तरीके का मूवमेंट का भी इस तरीके का मूवमेंट का भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। इसका मतलब इस सिस्टम में तीसरा एक पार्ट है जिसका नाम है नेगेटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिवली चार्ज एरिया प्रेजेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये डिसाइड किया कि एटम का शायद 3 पार्ट है, ठीक है, 3 डिफरेंट पार्ट्स होंगे। और वो पार्ट्स क्या है? वो पार्ट्स है नंबर 1 इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है वो एक पार्ट, नंबर 2 प्रोटॉन जहां पे रहता है वो एक पार्ट, आई मीन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट, और नंबर 3 क्या है? मैक्सिमम वैकेंट एरिया। तो अब ये तीनों कंक्लूजन से हमें क्या मिल रहा है? फाइनल कंक्लूजन यही मिलता है कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होंगे और एक नेगेटिवली चार्ज एरिया होंगे जहां पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रहेगा, और बाकी जो एरिया होंगे ना वो ये जो एरिया दिख रहा है वो खाली रहेगा, राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमें बस इतना बताया कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है और एक नेगेटिवली चार्ज सेंटर है। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है तो हम इसको किस तरीके से हम एटॉमिक मॉडल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा एक दूसरे के ऊपर, और तब क्या होगा? ये और ये एक दूसरे के पास आ जाएगा। अगर ये होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पास आएगा, इनके बीच में कोई वैकेंसी होगा ही नहीं। अगर वैकेंसी नहीं होगा ये कंक्लूजन तो इनवैलिड हो जाता है ना, इस कंक्लूजन तो इनवैलिड हो जाता। इनवैलिड हो गया तो एटॉमिक मॉडल कैसे बनेगा? लॉजिकल बात है ना। मतलब ये कुछ ना कुछ तरीका है जिस तरीके से ये एक दूसरे के पास नहीं आ रहा है, और वो तरीका क्या है? एक ही तरीका हो सकता है कि जिस फोर्स से ये अट्रैक्टेड हो रहा है सेम फोर्स से ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश कब करेगा? जब ये इस तरीके से मूव करेगा। गॉट इट? इसीलिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है तो एक बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होता है, अंदर की तरफ एक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अप्लाई होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। गॉट इट? मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस जगह पे मूव करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ मूव करेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है न्यूक्लियस की चारों तरफ क्यों मूव करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज जो इस पार्ट को उन्होंने बोला, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है ना, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस बोला। और जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर है उसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स जिसका नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है जिसका नाम है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में कौन रहेगा? अब बोलोगे ओके एक्सपेरिमेंट से तो मिला बस प्रोटॉन, और एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन मिल नहीं सकता, राइट। एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन तो मिलेगा नहीं, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है। अब लेकिन आपको पता है न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हेवी एलिमेंट कौन होता है? न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन यहाँ पे ना रह के यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास, सोचो तो न्यूट्रॉन किस तरीके से प्रोटॉन को रिवॉल्व करके घूम सकते हैं, मतलब प्रोटॉन को सराउंड करके घूम सकता है। क्योंकि ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ सन को रिवॉल्व क्यों करता है? क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत कम है, इसलिए रिवॉल्व कर रहा है। अगर उल्टा होता तो सन अर्थ को रिवॉल्व करता ना, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होता है उसको लाइटर जो पार्टिकल होता है, जो हल्का पार्टिकल होता है, वो रिवॉल्व करता है। मतलब न्यूट्रॉन तो यहाँ पे नहीं रह सकता, एक ही पोजीशन, एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे रहेगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर होंगे वहाँ पे कौन कौन होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। कंक्लूजन मिल गया उनको, रदरफोर्ड ने दे दिया। और जो एक और एरिया होंगे जहाँ पे कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन दोनों के बीच में बहुत वैकेंसी रहेगा।
गॉट इट। ये कंक्लूजन मिला रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट से। परफेक्ट। तो ये फाइनल कंक्लूजन है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो कि हमें मिल रहा है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर हो गया तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन में रखूंगा नहीं। ये क्लियर हुआ किस तरीके से हमें ये मॉडल मिल रहा है कि एटम न्यूक्लियस यहां पे रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। क्यों मिला ये कंसेप्ट, क्यों आया, कहां से आया, किस तरीके से हुआ ये चीजें एक एक करके। गुड। तो अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट होता क्या है। अच्छा, आपने कभी आपका नेगेटिव इमेज देखा क्या? मतलब आज से 10 साल पहले वो होता था ना कि आपका अगर फोटो लेना है तो आपका एक नेगेटिव फोटो होता था, एक फोटोग्राफिक प्लेट होता था इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके से रहता था, यहाँ पे इस तरीके से रहता था, और यहाँ पे आपका फोटो होता था। आपका फोटो का जो नेगेटिव मतलब भूत दिखते थे आप, राइट, भूत दिखते थे आप उस फोटो में, उसको नेगेटिव बोलते थे आप, नेगेटिव फोटो। तो जो फोटो होता था ना वही आपका फोटो, उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। और उस फोटोग्राफिक प्लेट में आपका ऑपोजिट पिक्चर रखा जाता था, और जब आप उसको उनको देते थे तो उनका रियल पिक्चर आपको निकाल के दे देते थे, ब्लैक एंड व्हाइट रियल पिक्चर। तो उसको बोलते थे फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट क्यों यूज करते हैं हम? इस प्लेट में हम जिंक सल्फाइड लगा देंगे तो क्या होगा, ये जहां जहां पे ये अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग होगा ना, वहां पे एक ऐसे लाइन डॉट डॉट आ जाएगा, डॉट 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 आ जाएगा। तो क्या देखा जाता है कि यहाँ पे हमें कैसे पता कि यहाँ पे इस पोजीशन पे बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल आया है? हमें ये पता है ना कि यहाँ पे डॉट 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 का नंबर जो होंगे बहुत ज्यादा डॉट डॉट होंगे यहाँ पे, मतलब बहुत सारा अल्फा पार्टिकल आके यहाँ पे कोलाइड किया। यहाँ पे बहुत कम होंगे, यहाँ पे बहुत कम होंगे, इस एरिया पे कम होंगे, इस एरिया पे कम होंगे। तो ये इस तरीके से ये समझा जाता है, ठीक है। ये काम होता है हमारा फोटोग्राफिक प्लेट, या फिर जिसमें जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा हुआ हो। दैट्स ऑल। तो अभी हमें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी समझ में आ गया, लेकिन हमें ये अभी तक पता नहीं है, हमें ये पता चल गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि ओवरऑल एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। अब हम एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ इक्वल क्यों करते हैं, ये कंसेप्ट थोड़ा सा टफ करके समझा गया, बट इसके लिए एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था मोजले। उन्होंने आया अपना मोजलेस एक्सपेरिमेंट के साथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लिए बहुत सारे, और उस इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किए। किसके ऊपर? एक मेटल के ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर। ये क्या है? एक मेटल प्लेट, ठीक है। और जब उन्होंने ये किए, उन्होंने देखा उनको क्या मिल रहा है, एक एक्सरे मिल रहा है, एक्सरे, एक्सरे, ये रे मिल रहा है जिसका नाम है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे के बारे में हम कभी और पे बात करेंगे, एक्सरे क्या है। तो उनको मिल रहा है एक्सरे, और इस एक्सरे में उनको 2 डिफरेंट लाइंस मिल रहा है, 2 लाइंस, ओके। और उस 2 लाइन में से उन्होंने एक लाइन को एनालाइज किया जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस होता है, जिसको हम बोलते हैं के लाइन। 2 लाइन में से 1 लाइन जो है वो क्या है? के लाइन है। इसमें इसको थोड़ा अभी समझ जाओ, बाद में इसको डिटेल्स में समझोगे आप। उसमें एक लाइन होता है के लाइन। जब उन्होंने के लाइन को एनालाइज किया और इस के लाइन का फ्रीक्वेंसी निकाला, तब डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू मिल रहा था उनको। डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उनको मिल रहा था, ओके। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मेटल मतलब क्या? डिफरेंट मेटल का मतलब होता है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होना चाहिए। तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट न्यू वैल्यू कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने एक प्लॉट ड्रॉ किया, यहाँ पे जिसका नाम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z और यहाँ पे रूट ओवर ऑफ न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। उन्होंने जब ड्रॉ किया, उन्होंने उनको एक इस तरीके का एक प्लॉट मिला, एकदम सीधा लाइन, लीनियर प्लॉट मिला। मतलब जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, जब ये एटॉमिक नंबर चेंज होगा, मतलब डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब जब मेटल्स चेंज होंगे तब ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, और इसलिए हमें ये लाइन मिल रहा है, सीधा लाइन। और इसमें जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जिनका नाम था सैडविक,
उन्होंने आया, उन्होंने आके भी हेल्प किए थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोजले को उन्होंने हेल्प किया। ओके, और इस पार्टिकुलर प्लॉट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये Z होता है, ये Z क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी एक मेटल का या फिर कोई भी एक एटम का, मेटल मतलब उसमें एटम होंगे ना, तो उस एटम का अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज वेरी कर रहा था डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में। और यहां से उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कंक्लूजन निकाला कि श्योरली जो इसको हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे ना, एटॉमिक नंबर वो होंगे हमारा लाइकली टू बी पॉजिटिव चार्ज नंबर। पॉजिटिव चार्ज नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये तो रदरफोर्ड ने ही बोल दिया था ना ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए, कि नहीं तो एटम न्यूट्रल किस तरीके से रहेगा, एटम तो न्यूट्रल होता है ना, तो ये तो इक्वल है। तो हम उन्होंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर हम जिसको बोलेंगे वो होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन का होता है, दैट विल बी दिस। तो आपको अभी लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल कंक्लूजन है, लेकिन सोचो आज से 200 ईयर्स पहले या 150 ईयर्स पहले ये सारी चीजें इतना आसान नहीं था एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट हुआ है। तो आज का क्लासेस यहां तक खत्म होगा, लेकिन अगले क्लासेस में हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड तो अपना एटॉमिक मॉडल डेवलप कर लिया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, और उस एटॉमिक मॉडल में उसको और डेवलप करते वक्त बोर एटॉमिक मॉडल आया, और बोर एटॉमिक मॉडल क्या एक्सप्लेन कर रहा था, या फिर बोर एटॉमिक मॉडल के साथ साथ हम ओल्ड क्वांटम थ्योरी में क्यों जाएंगे, और क्वांटम थ्योरी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्यों जाना पड़ा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस से। और जब लिमिटेशन के बारे में बात करूंगा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि क्यों वो लिमिटेशन का क्वेश्चन आया, कि क्यों किसी ने क्वेश्चन पूछा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में सम लिमिटेशन है, कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिसको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। समझ में आ गया? कौन सा वो एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे और बोर थ्योरी में जाएंगे, और ये थ्योरी आपके सिलेबस में प्रेजेंट लिखा हुआ है, बोर थ्योरी, और बहुत डिटेल्स में हमें जानना है। देखो आप ये सब कुछ आप बोलोगे मुझे क्लास 11-12 से ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको क्लास 11 में बेसिक चीजें पता होती है। अब अगर ग्रेजुएशन में हो तो आपको डीप में तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या बोलोगे ग्रेजुएशन और 11-12 में डिफरेंस क्या है ना। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अगले वीडियो जो कि होंगे कल शाम को, और तब हम बात करेंगे ओल्ड क्वांटम थ्योरी में हम किस तरीके से जा सकते हैं और उसको ओल्ड क्यों बोलते हैं, फिर न्यू क्वांटम थ्योरी क्या है, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स पे घुस जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।